बसंत का किसले, कोयल की कूक और सुरों का श्रृंगार। विविध भारती पर छा रही है संगीत और बातचीत की बहार। रंग बसंती। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और विविध भारती के स्टूडियो में आज एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने किताबें लिखने से शुरुआत की अपने लेखन की और बनारस टॉकीज पहली किताब जो बेस्ट सेलर में चली गई। सत्या, हम आते हैं आप जी, तो वो भोजपुरी डायलेक्ट, भोजपुरी जबान कहाँ से आई ली? हाँ, कहाँ से बीज पड़ल? हम बताओ तनी। बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसा है कि मैं मूलतः तो भोजपुरी लड़का ही हूँ। बलिया से मेरा मूल है और बलिया की भाषा एक आध लाइन भोजपुरी हाँ, वो चली बलिया नीमन लागी। क्या बात है। ना तब हम बलिया के रहे वाला हैं। सभी भोजपुरिया लोग के हमार प्रणाम बा। जब भी सुनी लोग तो एक बार जय बाबा भृगुदेव के नाम हो जाए। आपका सवाल था, मैं जाता हूँ कि ये मैंने जो फिल्म लिखी भोजपुरी में वो कैसे हुई और क्यों। तो ममता जी, मैं गोरखपुर लिटरेचर फेस्टिवल में था और वहाँ एक अनायास ही एक बड़ा सधा हुआ सवाल आया कि हम लेखक जो अभी मिड एज में है ना, वो सारे लोगों के भैया होते हैं, ठीक है ना। अच्छा। तो एक जी सबके भैया सबके भैया। तो एक सवाल उछलता हुआ आया कि भैया हिंदी में तो लिखाता, भोजपुरी में कब लिखाई? और सच में मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। क्योंकि मैंने उस तरह से सोचा नहीं था। और हम जो लेखक हैं उनके ऊपर एक इल्जाम ये भी है कि हम लोग वो कॉमर्स देख के लिखते हैं कि कौन सी किताब कैसे बेस्ट सेलर होगी, कैसे बिकेगी एंड ऑल दैट। तो आंशिक रूप से अगर ये सच हो भी तो ये बात जरूर थी कि मैं इस बारे में भी सोच रहा था कि अगर मैं भोजपुरी में लिखूं तो उसके पाठक कौन होंगे। सवाल उछलता हुआ आ गया और वो मुझे ध्यान है कि वो भोजपुरी का ही लिट फेस्ट था जिसमें मैं सम्मिलित तो था। तो मैंने कहा कि मैं जरूर भोजपुरी में लिखूंगा। हम लिखा भोजपुरी में। ये भी मेरी कोशिश रही कि अगर मैं नहीं लिखूं भोजपुरी में तो किसी किताब को ट्रांसलेट तो कम से कम भोजपुरी में कराऊं। ये बात अभी चल ही रही थी। तो मुझे लगता है कि पिछले साल मैं एक लिट फेस्ट में दिल्ली आया हुआ था। वहाँ एक वेब प्लेटफॉर्म के नुमाइंदे मिले मुझसे। उन्होंने कहा कि सर, हम भोजपुरी वर्टिकल अपना शुरू करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए कुछ लिखिए। मेरे लिए तो ये चांस लगने वाली बात थी कि वो लिखूं। और क्योंकि एक जो प्री कंसीव नोशन है कि भोजपुरी को लेके उसमें कुछ अवयव रहते हैं तभी फिल्म बनती है, तो मेरा थॉट इससे बिल्कुल अलग था कि नहीं, मैं वैसा नहीं लिखूंगा। मैं वैसी कहानी लिखूंगा जिसकी भाषा भोजपुरी है, कहानी वो मतलब पूरी ऐसी है कि आप किसी भी लैंग्वेज में अगर आप उसको फिट कर रहे हैं तो वो उसकी कहानी हो, समाज की परिवेश की कहानी हो, और वो अवयव जो आते हैं वो उनसे मैं दूर रहूंगा। उन्होंने माना, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऐसी ही कहानी जी। सबसे अच्छा लगा मुझे उस प्लेटफॉर्म का ये भी कि उन्होंने कम से कम दखल अंदाजी इस बात में की कि आप कैसे बना रहे हैं कहानी लिखना। और सबसे बड़ी बात की, क्योंकि हम लोग सिद्ध हस्त तो नहीं कहेंगे, अल्प हस्त हो गए हैं वो लिखने में कि या तो रोमन में लिख जाते हैं या हिंदी में लिख जाते हैं, लेकिन भोजपुरी में टाइप करना बहुत मुश्किल होता है। दोनों मतलब हिंदी में भी टाइप करना बहुत मुश्किल है, रोमन में तो बिल्कुल। और उस लिहाज से फिर आपको एक्टर्स को भी समझाना, क्योंकि मेरा लैंग्वेज भोजपुरी है तो मैं समझता हूँ कि कहाँ ठहराव लेना है, कहाँ रुकना है, कहाँ जल्दी चले जाना है। जिसका नहीं है ठहराव वो कहाँ रुकेगा, कैसे रुकेगा, क्या करेगा। तो उस वजह से एक चैलेंज था। लेकिन क्योंकि अब अपनी भाषा की जो कहते हैं ना, वो माई भाषा कहते हैं उसे, उसकी बात थी, तो मैंने प्रयास किया कि वो लिखूं। बड़ा पसंद किया गया।
बकलोल्स नाम से मैंने वो कहानी लिखी थी, बहुत पसंद की गई, लोग आज भी उसको देखते हैं और कहते हैं, हमेशा ये बात आती है कि आपने इसे भोजपुरी में क्यों लिखा है, इसे तो हम हिंदी में बनाते। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हिंदी का दरवाजा तो खुला ही हुआ है, लेकिन मैंने इसकी सोच ही रखी थी कि इसी भाषा में क्या बात लिखूंगा। तो जितने लोग हमारे श्रोता सुन रहे होंगे खोज के देखेंगे। नाम क्या है इस फिल्म? बकलोल्स नाम है, स्टेज ऐप पर अवेलेबल है ये। हाँ। बहुत प्यारी कहानी है, देखनी चाहिए। तो अब बात भोजपुरी की चल रही है, तो यहाँ पर कोई भोजपुरी गाना होना चाहिए। हम आपको याद दिलाते हैं, एक तो है लाले लाले होठवा पे बरसे ललैया हो के रस चुवेला, और हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई पे, और चंदा मामा दूर के पुए पकावा, ये तो आपने भी लोरी सुनी होगी। और बहुत सारे हैं, नदिया के पार में भी नदिया के पार में है। तो आपको कौन सा पसंद है, वो आपकी पसंद का गाना? मुझे गाना कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, नदिया के पार का गाना। चलिए सुनते हैं। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। पहली बार हम निकले हैं घर से, किसी अनजाने के संग हो। अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं महक न जाना, महक से तू कहीं महक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। कितनी दूर अभी कितनी दूर है, हे चंदन तोरा राम हो। कितना अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे कराए काम हो। साथी
मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया कौन दिशा में उस दिन तोरी सखियां करती थी क्या बात वो कहती थी तोरे साथ चलन को आ गए हम तोरे साथ हो साथ अधूरा तब तक जब तक साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो अब ही तो हमारी है बाली रे उमरिया अब ही तो हमारी रे बाली है उमरिया ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाँकन दे वो गाना भी सुनिएगा कभी। लाले लाले होठवा पे बरसे लाल लैया हो के रस चुए। बहुत सुंदर गाना। तो एक और गाना याद आ गया, मैं बोल दूं क्या? अगर आप होगा आपके पास जरूर। हाँ। वो इधर गैंग्स ऑफ वसेपुर में गाना है। हाँ है ना, बहुत सुंदर गाना है वो। भोजपुरी गानों में मुझे लगता है कि मेरी पसंद में जिया ये बिहार के लाला गैंग्स ऑफ वसेपुर फिल्म से सुना जाए जी। तो सुनते हैं ये गाना। जिया तू 1000 साला जिया है बिहार के लाला अरे जिया तू 1000 साला जिया है बिहार के लाला जिया तू 1000 साला जिया हो तू घोर बवाला जिया तू 1000 साला जिया तू 1000 तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया 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 नाची गाई सबके मन बहलावर भैया तनी नाची गाई सबके भैया
तोरा मंगी सान निराला भैया 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 भैया। तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला। पूरा रा 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 रा। ओ तेरे गुड़ पखाने गंगा तेज से है आग झुलसता, तेरे कंधे चढ़ के सूरज आकाश में रोज पहुंचता। हर जिया तू हो तनी घूम घाम के, तनी धूम धाम से, तनी घूम धाम के, तनी धूम धाम के, तनी तान खींच के तान से न कहलावा रे भैया, तनी तान खींच के तान से न कहलावा रे भैया। तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया, तनी नाची गाई सब कर दिल बहलावा रे भैया। तनी नाची के तनी गाई के तनी नीके बोल पे गीत सुनावा रे भैया, तनी तीखे तीखे ढोल पे ढोल बजावा रे भैया। तनी झाल उठा के ताल से ताल मिलावा रे भैया, तनी ढोलक मादर मटका चम्मच लावा रे भैया। तनी ओक्का बक्का ओक्का बक्का, तनी चंदन काठी चौका काठी चौका काठी, तनी ओक्का बक्का तीन तड़ोक्का गावा रे भैया, तनी चंदन माटी चौका काठी लावा रे भैया रे। तनी सांस फुला के, तनी सांस फुला के फूंका से फूल उड़ावा रे भैया। तनी जान जला के, तनी जान जला के, तनी जान जला के गीत के तेल पिलावा रे भैया। अब भोजपुरी फिल्म के बाद फिर वापस लौटते हैं आपके जो लेखन हिंदी वाले लेखन की ओर, जिसमें दिल्ली दरबार जिस पर फिल्म बनी है। तो फिल्म रिलीज हो गई या फिल्म के बारे में बताइए, कैसे कि दिल्ली दरबार लिखी आपने, कहाँ से उसका बीज पड़ा, उसकी रचना प्रक्रिया और फिल्म की ओर कैसे मुड़ी वो? दिल्ली दरबार मेरी दूसरी किताब थी ममता जी, और सही मायने में लेखक के रूप में अगर आप कहें तो ये मेरी पहली किताब थी। लेखक के रूप में कहने का मेरा जो अर्थ है वो ये है कि लेखक के रूप में कहने का मेरा जो अर्थ है वो ये है कि बनारस टॉकीज एक ऐसी किताब थी जिसकी घटनाएं कमोबेश घटी हुई थी, तो मुझे बस केवल उसे याद करना था और दर्ज करना था। तो वो अगर आप कहें तो उसे आप रिपोर्टाज भी कह सकते हैं, उसे आप डायरी भी कह सकते हैं, जिसमें लेखक के रूप में मेरे अंदर क्या है वो उभर कर नहीं आया था। लेकिन बनारस टॉकीज क्योंकि इतनी सफल हो गई कि उसके आने के 6 महीने बाद ही मुझ पे दो तरफा दबाव आने लगे, क्योंकि पहली किताब बेस्ट सेलर हो गई। और बेस्ट सेलर भी मैं बताऊं इस तरह से कि न मुझे न प्रकाशक को न शायद तब की हिंदी दुनिया को आशा थी इस बात की कि वो इतनी पसंद की जाएगी। आशातीत सफलता इसको कहते हैं, वो मुझे लगता है कि उस किताब ने हासिल की थी। और उसका एक ड्रॉबैक आया, वो ये आया कि मुझे दूसरी किताब के लिए शुरुआत करनी पड़ गई, क्योंकि वो है कब लिख रहे हैं, अगली किताब कब लिख रहे हैं। अच्छा, पहली किताब के बाद दूसरी प्रेशर हो जाता है, एक उत्साही प्रेशर होता है कि अरे लोग इतना डिमांड कर रहे हैं। तो प्रकाशक ने भी कहा कि आप अपनी किताब दूसरी किताब शुरू कीजिए, तो मैंने लिखना शुरू किया। अब मैं आज भी नए जो लड़के होते हैं जो लेखन की सलाह लेते हैं उनसे मैं यही कहता हूं कि अपनी दूसरी किताब पहले लेके आओ मेरे पास क्योंकि एक कहानी तो सबके पास है और वो बेस्ट सेलर है, सबको लगता है कि वो मेरी कहानी, और वो है भी बेस्ट सेलर क्योंकि वो यूनिक है ना, वो जी हुई कहानी है। तो वो सबकी अपनी कहानी है, वो यूनिक है। लेकिन अगर आप में कोई लेखक है तो वो दूसरी किताब से आएगा जो कि कहानी आपकी नहीं है।
आप बुनेंगे उस कहानी को। बिल्कुल। मैंने प्रयास शुरू किया, कहानियां यहाँ से वहां से आने लगी। भाषा, क्योंकि जैसा मैं बताऊं कि मेरी शुरुआत जो है पढ़ने की वो उर्दू किताबों से हुई। उर्दू किताबें देवनागरी लिपि। ये भी मैं बताऊं, बड़ा मजेदार किस्सा है कि मैं जब एक बार एसएससी का इंटरव्यू दे रहा था, तो इंटरव्यू में एक सवाल हमेशा होता है, आपकी हॉबी क्या है? और ये बड़ा ही विचित्र सवाल इसलिए होता है कि आप हॉबी में क्या पूछेंगे, आप क्या और वो क्या, और उस पर क्रॉस क्या सवाल होगा, ये आपके ज़हन, आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से इसका ना जवाब तैयार किया था। मुझसे एसएससी में पूछा गया कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने कहा कि सर रीडिंग उर्दू पोएट्री इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है कि मुझे उर्दू पोएट्री पढ़ना पसंद है, उर्दू पोएट्री पढ़ना पसंद है, लेकिन देवनागरी में। ठीक है, अब अगर मैं केवल ये कह देता कि उर्दू पोएट्री, तो वो अगर उर्दू ला के रख देते मुझे पढ़ना नहीं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुझे ये पता था तब कि हो सकता है कि वो मेरी सोच की गलती हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जो भी पूछेंगे उर्दू पोएट्री के बारे में मैं इनसे ज्यादा बता दूंगा। तो क्योंकि मेरी जो और हमारे यहाँ ही, मैं इस बात को भी हमेशा देता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू की सबसे कठिन किताबें सबसे आसानी से उपलब्ध हैं। हम अगर आप दुकानों में जाते हैं, सबसे आपको आसानी से मिर्जा गालिब मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रॉयल्टी फ्री हैं, 60 रुपए में मिल जाते हैं, 100 रुपए में मिल जाते हैं, आपको मोमिन मिल जाते हैं, आपको दाग मिल जाते हैं। दुष्यंत कुमार को ढूंढना पड़ता है। दुष्यंत कुमार को ढूंढना पड़ता है। जी। ठीक है, तो हमारी शुरुआत ना उर्दू पोएट्री में या कविताओं में ही आप देखें तो मुश्किल से आसान की तरफ होती है। मैंने पढ़ा था तो मेरी उर्दू ठीक ठाक थी, तो भाषा फिर भी ठीक थी। कहानी मुझे बुननी थी, कहानी बुनी मैंने, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ी, फिर सोचा कि और कुछ अपनी कहानी, दोस्तों की कहानियां लेता हूँ। फिर दिल्ली का जो परिवेश था उसको, ये प्रेशर भी था कि क्योंकि मेरी पहली किताब खिलंदड़ापन से भरी थी, बनारस टॉकी, तो दूसरी किताब अचानक से मैं 84 लिख दूं और लोग या खुद प्रकाशक या मैं ही रिजेक्ट कर दूं कि नहीं यार बहुत ज्यादा आप ये कर रहे हैं, इसलिए मैंने एक थोड़ा सा और बीच का रास्ता अपनाया जिसमें मेरे लेखन में भी कुछ दिखे और वो खिलंदड़ापन बाकी रहे। उससे दिल्ली दरबार जो मेरी दूसरी किताब है वो आई और वो भी उतना ही पसंद किया गया। फिल्म से कैसे जुड़े आप? फिल्म कैसे आया? फिल्म दिल्ली दरबार के राइट्स हमारे मित्र हैं, अब मित्र हैं। पहले तो डायरेक्टर थे और डायरेक्टर के रूप में उन्होंने कॉल भी किया था, राहुल शांखल्या। राहुल शांखल्या ने वो किताब पढ़ी थी और उन्होंने कहा कि सत्या जी, इस पे हम फिल्म बनाना चाहते हैं। आनंद एलरॉय कलर्स येलो प्रोडक्शन। तो मैं आया, उनसे जुड़ा, उन्होंने बताया कि सत्या हमें कहानी पसंद है लेकिन बदलाव करने होंगे। मैं बनारस टॉकीज के बदलाव के समय ये समझ गया था कि अगर मैं फिर इसमें लगता हूँ, ठीक है, तो फिर मैं बहुत लंबा लेके चला जाऊंगा। तो मैंने ये बात रखी उनके सामने कि बॉस आप राइट्स ले लें, ठीक है, मैं स्क्रीन प्ले नहीं करूंगा, ठीक है, मैं डायलॉग्स कर दूंगा, मैं स्क्रीन प्ले नहीं करूंगा। तो स्क्रीन प्ले उन्होंने किसी और से लिखा और फिर वो नखरे वाली करके उस पर फिल्म बनी जो अभी ड्यू है रिलीज के लिए। फिल्म बन के तैयार है, जैसे ही उसको गो ग्रीन मिलेगा, गो गेट, तो वो रिलीज होगी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत सारी शुभकामनाएं विविध भारतीय परिवार की ओर से। यहाँ पर जब आप ये बता रहे थे कि ये मेरी दूसरी किताब थी दिल्ली दरबार, तो पहली किताब तो बड़ी आसानी से लिख जाती है और सबके पास एक कहानी होती है। यही बात डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जो जाने माने व्यंग्यकार हैं और पद्मश्री से सम्मानित हैं और जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, तो उनसे अभी हाल में मुलाकात हुई थी। उन्होंने यही इससे मिलती जुलती बात कही कि एक कहानी, पहली कहानी तो हर किसी के पास होती है, वो कोई भी हो सकता है, एक सामान्य इंसान हो सकता है, लेकिन परीक्षा तब होती है जब आप दूसरी किताब लिखते हैं, दूसरी कहानी। तो आपकी दूसरी कहानी भी बड़ी चर्चित हुई और फिल्म में आ गई, तो इस बात के लिए आपको बधाई। अब इस किताब के बाद आते हैं आपके लकड़बग्घा पर। ये कौन है लकड़बग्घा? ये कहाँ से आया? ये किताब है, ये श्रोताओं को बता दें कि एक किताब है, उपन्यास है। लकड़बग्घा के शीर्षक को लेके भी मुझसे बहुत सवाल इसलिए भी होते हैं कि मेरी किताबों के नाम जो है वो शहरों पे होते हैं। जी जी। बनारस, दिल्ली, 84 में नाम इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि बोकारो बहुत कम लोग जानते थे, इस वजह से। कोलकाता लिखा मैंने, बलिया। तो अचानक से लकड़बग्घा क्यों और कहाँ से आई कहानी? तो लकड़बग्घा दरअसल एक कमर्शियल प्रोजेक्ट की तरह मैंने लिखने की कोशिश की थी। वो यूं था कि क्या हो कि अगर किसी इंसान को ये समस्या हो कि उसे दुनिया
अच्छे और बुरे में ही दिखती हो, उसे बीच का ग्रे मैटर नहीं दिखता हो, उसे लगता हो कि दुनिया केवल अच्छे लोगों के रहने के लिए बनी है और बुरे लोगों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ये दरअसल एक मेडिकल टर्म है जिसे हम कहते हैं गॉड कॉम्प्लेक्स, जिसमें जो गॉड कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होता है उसे ये लगता है कि मुझे एक काम दिया गया है यहाँ से बुरे लोगों को हटाने का, और इस चक्कर में वो खुद वो बुराई करता जाता है। ओहो। लकड़बग्घा इसका नाम इसलिए रखा गया कि लकड़बग्घा जानवरों में वो एक इतना शातिर जानवर होता है कि आप उसे कभी भी मांस का टुकड़ा देकर नहीं फंसा सकते। वो सीधे इंसान को खा जाता है। और जैसे बाकी जो जानवर होते हैं उन्हें अगर आपने कोई मांस का टुकड़ा दिया और वहां जाल बिछाया तो आप फंसा सकते हैं, शेर तक फंस जाता है बकरी के चक्कर में, लकड़बग्घा नहीं फंसता। तो वो उसका जो श्रूडनेस होता है वो अगर मैं कैरेक्टराइज करूं तो मैं कैसे ला सकता हूं, उस पे ये कहानी है। ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष जो है वो बहुत मानवीय पक्ष है। वो है उस किताब के सेंट्रल कैरेक्टर श्वेता का, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, और श्वेता को एंगर इश्यूज हैं। एंगर इश्यूज यूं ही नहीं है, श्वेता को एंगर इश्यूज इसलिए हैं कि होता यूं है कि श्वेता एक केस को सॉल्व करने पे होती है, और जैसे ही वो केस को सॉल्व करने वाली होती है उसे मैटरनिटी लीव पे जाना पड़ता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो नहीं जाना चाहती कि मुझे ये सॉल्व कर लेने दीजिए, बट उसको भेजा जाता है। जब वो आती है तो पता चलता है वो केस सॉल्व हो गया और उसके एक्कोलेट्स किसी और को मिले। ये बात उसे परेशान करते रहती है कि मैं काम मैं करती, उसे क्रेडिट बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं नौकरीशुदा लोगों के लिए, लेकिन उसे फील नहीं करते। श्वेता की ये प्रॉब्लम है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मेरा काम जो है वो आईजी की वाइफ को मंदिर दर्शन कराना नहीं है, और अगर है भी तो उनका गाड़ी खोलना नहीं है। इन सब बातों से परेशान होती है और वो उसके करियर पे अफेक्ट करते हैं। उसका करियर इससे अफेक्ट होता है, जो कि बड़े जायज कारण है श्वेता की दृष्टि में, लेकिन क्योंकि हम कहते हैं दुनिया इस तरह नहीं चलती। दोनों ही जो पक्ष हैं, श्वेता और गौरव जो इसका, तो उनका थॉट एक जैसा चलता है, बट एक जो है वो व्हाइट मैटर कैरी करता है, एक ब्लैक मैटर कैरी करता है। ये कहानी कहाँ जाती है, इसी पे लकड़बग्घा वीव्ड है, जिसमें मैंने कोशिश की है कि ये भी दिखाऊं कि डे टू डे लाइफ में जो परेशानियां औरतें फेस करती हैं, जिन्हें कोट अनकोट में कहूं तो बीइंग ए मैन हम समझ भी नहीं पाते कि वो परेशानियां हैं, ठीक है, वो कैसे उससे निकलती हैं और अपनी जगह बनाती हैं सब, उसी पर ये कहानी। बिल्कुल, और इन सब का मन पर कितना गहरा असर पड़ता है, और ये प्रतीक रूप में है दरअसल आपकी पूरी कहानी इसमें। बड़ी अच्छी लगी ये बात, डिटेल में हमारे श्रोताओं को बताई। यहाँ पर एक गाना सुन ले फिर आगे बढ़े। हाँ, यहाँ हम सुनते हैं किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चलना देना छोड़ के, मेरे हमसफर फिल्म का गाना है। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर।
साज हम। जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर में हम सफर। जिक्र हो अब आसमां का या ज़मीं की बात हो, खत्म होती है तुम्हीं पर अब कहीं की बात हो। ओ हसी तुम महजबी तुम नाज़नी तुम नाज़ हम, नाज़नी तुम नाज़ हम। सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम। जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर। अब जो बात हम सफर की चली है तो आपके हम सफर की बात भी हो जाए यहाँ पर। बताइए, आपकी शरीके हयात प्रियंका, वो भी जॉब करती हैं जी। और आप भी जॉब करते हैं जी। और साथ में आपका लेखन भी चलता है जी। और बच्चा भी है, तो ये सारा कुछ तालमेल सामंजस्य कैसे बैठता है? कौन बिठाता है? प्रियंका का ज्यादा रोल है कि आपका ज्यादा रोल? हमेशा ही मेरे जीवन में जब से वो आई हैं तब से ज्यादा रोल उन्हीं का है। सामंजस्य प्रियंका ही ज्यादा बैठाती हैं। ये मतलब कहते समय मुझे बड़ा अजीब वो भी लग रहा है कि लेकिन मैंने देखा है कि मैं हमेशा उनके समय से ही लेखन का समय चुराता हूँ। क्या बात है? जो उनका समय है, इसका उन्हें कोई अगर गिला हो भी तो उन्होंने मुझ तक कभी आने नहीं दी ये बात। क्या बात है? और अक्सर ये होता है कि वो मेरा जो फ्री टाइम है, या मैं कहूँ उनका जो टाइम है, उसमें वो मुझे फ्री करती हैं लिखने के लिए। शुरुआती दिनों से ही मुझे पता है कि वो प्रियंका जब मुझे मिली थी, हम दोनों BHU में मिले थे, प्रियंका जब मुझे मिली थी तो वो इतने ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस से लबालब इंसान मुझे दिखा था, जिसे देखकर मुझे कभी कभी शक होता था कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है। तब की अगर मैं बात करूं, जब हम शादी में नहीं थे, जब मैं प्रियंका और हम कोर्टशिप में ही थे, तो मुझे लगता था कभी कभी कि ये कॉन्फिडेंस शायद सूडो कॉन्फिडेंस हो। ठीक है कि नहीं, हो सकता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो। लेकिन जब उनके साथ रहते हुए मैंने जाना और मैंने समझा कि इंसान को इतना ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो करना है वो करना है। बाज़ दफा वो मुझसे कहा करती थी कि मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां भी करता था और शायद लॉ में थोड़ा ध्यान मेरा कम था, तो वो कहा करती थी कि जब क्लास में हो तो क्लास में रहो, इतना ही तो करना है। ठीक है कि जब क्लास में हो, कहीं और तो रह नहीं सकते, तो सुन ही लो वो क्या कह रहा है। ये बातें तब समझ में नहीं आती थी। अब जब बच्चे को पढ़ाता हूँ ना, तो ये बात समझ में आती है कि वो क्या कहना चाहती थी। हमेशा ही मुझे लगता है कि जीवन में जो कोई भी अच्छे और खुशनुमा क्षण है, उनके साथ हैं, उनके लिए हैं, और हमेशा ही वो पथ प्रदर्शक रही हैं। मेरी किताबों की पहली एडिटर भी वो रही हैं। एग्जैक्टली, हम पूछने यही जा रहे थे कि क्या प्रतिक्रिया होती है? हमें वो पहली किताब जब मैं लिख रहा था और वो पूरा खिलंदड़ापन था, हाँ, ठीक है, तो बहुत जगह की नहीं, ये नहीं रहना चाहिए, वो भी बातें होती हैं जो तब अगर मैं नाराज भी हो जाऊं, यार इसमें क्या है, लड़के इसी तरह बात करते हैं। लेकिन वो इस किताब को आए 10 साल जब हो गए, तो मुझे समझ आती है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो न भी रहें तो चलता है काम। जरूरी नहीं है कि हम उसको बताएं ही खोल के एंड ऑल दैट। तो कभी कभी बहुत हार्श होती हैं, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जब मैं देखता हूँ तो यही देखता हूँ कि वो सही थी अपने पॉइंट्स पे, जो भी बातें थी। और कभी कभी निकालने का भी काम करती हैं, जो राइटर्स वो ब्लॉक होता है, हमेशा कहती हैं पढ़ बैठे हुए हो, फिल्म देख रहे हो, इससे बेहतर कुछ लिख ही लेते। हालांकि मैं लिखने के मामले में बहुत डिसिप्लिन हूँ, बट फिर भी अगर वो नहीं रहती तो शायद इतना डिसिप्लिन नहीं हो पाता। तो बुरा नहीं लगता है कि ये टोका टाकी कर रही हैं, हमारी दखलंदाजी कर रही हैं? नहीं, देखिए, अगर ये कहूँ कि बुरा नहीं लगता तो झूठ होगा। कभी कभी होता है ऐसा, लगता है, लेकिन बिल्कुल लगता है। लेकिन वो जब आप ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में देखते हैं ना, उससे बिल्कुल हट के 2 साल बाद जब आप देखते हैं, 3 साल बाद आप देखते हैं, आपको लगता है कि वो हमेशा ही सही थी। ऐसा कहीं नहीं था कि वो गलत थी और उसने कोई गलत बात कही हो। अगर मैं कोई वेब सीरीज देख रहा हूँ, अगर उसने कह दिया कि अरे इससे बेहतर तो लिख लेते, तो
थोड़ा वो लगता है कि तसल्ली हो जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब देखता हूँ तो लगता है कि नहीं वो सही था, बिल्कुल ऑन द स्पॉट। तो किन बातों को लेकर झगड़ा होता है हमारा उनसे? मेरी बेतरतीबी को लेकर पहला होता है। अच्छा। हाँ, कि मोजा एक यहाँ है, दूसरा पता नहीं कहाँ है, ठीक है, तौलिया इधर टंगा है, गीला तौलिया इधर टंगा है, बहुत कॉमन है। उसके बाद फिर ये होता है कि अगर सोने का मेरा समय फिक्स है, ठीक है, उससे देर अगर कर रहा हूँ, वो होता है। सबसे ज्यादा उनके साथ होता है वो जो मुंबई आने के बाद मैं महसूस भी करता हूँ कि वो थोड़ा अकेली हो गई हैं। अकेली इन द सेंस कि कोलकाता भी हम दोनों ही गए थे, वो पहले कोलकाता नहीं रही थी, लेकिन उनका अपना एक संसार था वहां पे। यहाँ वो समय भी नहीं है और थोड़ी अकेली हो गई हैं, तो ज्यादा हमारा झगड़ा घूमने को लेके होता है कि तुम्हारा सारा समय निकल रहा है अगर उसमें, तो हम कब जाएंगे घूमने। तो ये है, बहुत बहुत इनॉक्यूअस सा झगड़ा होता है। बहुत ऐसा नहीं होता कि हम किसी बात को बहुत लोड ले लें, और 3 लोगों का परिवार है, लोड लेके भी करना क्या है, ठीक है ना। जब झगड़ा होता है तो बेटे की क्या भूमिका होती है? बहुत क्लियर भूमिका है उसके। उसका कहता है कि मम्मी जो है वो सही है। अच्छा। तो आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं, वो मुझे पता है वो। अच्छा, मतलब न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे भी इस तरह हो जाते हैं ना कि उन्हें पता है कि इन दोनों के बीच में आना कब है। हाँ। अगर किसी मतलब हार्श टॉक पे है ना, जो कि बहुत कम होता है, लेकिन अगर है भी तो वो तब नहीं आएगा। उसे पता है कि वो कब बोल, और वो इतना मामाज बॉय है काइंड ऑफ कि उसका एक लाइन मैं बताता हूँ। आप मुझसे कहा कि पापा तुम्हें पता है इस क्वेश्चन का आंसर तो गूगल को क्या मम्मा को भी नहीं पता हो। उसकी थॉट ये है कि मम्मा गूगल से भी ज्यादा जानती है। क्या बात है, ठीक है, इसका आंसर तो गूगल को क्या मम्मा को भी नहीं पता हो। हाँ। तो वो थोड़ा रहता है, और वो बहुत क्लियर रहता है कि तुम्हारी गलती है। एक आध दफा मैंने कहा भी कि या मम्मी ने ऐसे बोल दिया, तुम्हारी मम्मी की बात का कौन लोड लेता है। अच्छा। दिन भर में 8 दफा बोलती है, मैं लोड लेता हूँ। अच्छा। ये देखो, बैग खोल के उसने अपना स्कूल बैग दिखाया, उसमें 2 मैगी के पैकेट रखे हैं उसने। अच्छा, छुपा के लाया। ऑफिस जाएगी मैं बना लूंगा। ओह, ठीक है, उसको पता है मैगी के लिए डांटती है। तो अगर मैं तुम्हारी तरह लोड लेने लगूं तो मैं तो मैगी ही नहीं खा पाऊंगा। तो बहुत क्लियर है उस चीज को लेके, और बातें हुई, बोला तुम्हारी गलती है, मान लो। तो मैं बाज दफा तब नहीं, शाम में अगले दिन मान लेता हूँ कि मेरी गलती। बिल्कुल। तो वो भी जॉब करती हैं और आप भी जॉब करते हैं, साथ में लिखते भी हैं। जाहिर है आप घर को वक्त कम दे पाते होंगे, तो कैसे वो ऑफिस और घर के साथ कैसे संतुलन बिठाते हैं? ये आप सब लोग कर लेती हैं ममता जी। मुझे ऐसा लगता है कि इसका जवाब आप लोगों के पास ज्यादा बेहतर है। मैं अचंभित ही हो पाता हूँ इन सब बातों से कि कैसे। और न सिर्फ ये, मैं ये देखता हूँ कि आप जो अगर परिवार को 2 तरफ देखें तो उसका जो अपना परिवार है और मेरा जो अपना एक्सटेंडेड परिवार है, उसमें भी वो मुझसे ज्यादा राब्ता बना के रख लेती है। तालमेल बिठा के वो कॉल करना, बातें करना, सबसे संबंधों में रहना। मुझे हो जाता है 8 दिन 10 दिन माँ से बात की, वो उसकी बातें हो जाती हैं और वो रहती हैं। तो वो कैसे, वो मेरे लिए जादू है दरअसल। काम भी करना, मैं काम से फेडअप भी हो जाता हूँ, उनको काम में भी उतना ही मन लगता है। बिल्कुल। मतलब वो अगर ऑफिस नहीं जाए तो भी उनको परेशानी, ये काम रह गया होगा, वो काम रह गया। मतलब वो मेरे लिए सही में वो रहस्य है कि किस तरह से आप। बिल्कुल। एक महिला, चूंकि मैं एक महिला हूँ इसलिए समझती हूँ, एक महिला हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ, चूंकि मैं महिला हूँ समझती कि जितनी कुशलता से सारी जिम्मेदारियां निभा लेती है, कहीं न कहीं पुरुष एक आध मामले में फेल्योर होते हैं। चाहे जितने भी कुशल पुरुष हो, भले ही बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो रसोई के बड़े महारथी होते हैं, महारत हासिल होता है घरेलू काम में, लेकिन कहीं न कहीं उनसे चूक हो जाती है। लेकिन स्त्रियां अपनी कोई जिम्मेदारी कभी नहीं भूलती। मैंने जहाँ तक मुझे ध्यान आ गया, एक बार प्रियंका को कभी जाना था बैंगलोर किसी ट्रेनिंग पे, तो उन्होंने कहा कि 3 दिन के लिए तुम बेटे को लेते जाओ। तब मैं ओडिशा में पोस्टेड था, कोलकाता वो रहती थी। तो मैंने कहा ले जाता हूँ। मैं 3 दिन ले आया बेटे को। मैंने ये फेसबुक पर पोस्ट पढ़ी थी, आपने डाली थी। तो उसने वो रहने के बाद उसने कहा, गया, बोला मम्मा फिर कभी ट्रेनिंग पे मत जाना। मैं पापा के साथ 1 दिन नहीं रहूंगा। तो उसने कहा क्यों? कर वो तो जमीन पे सोते हैं, मुझे जमीन पे सुला देते हैं। अब मैं वहां 2-3 महीने के लिए था, मैंने वो रखा था मैट्रेस में, उस पे सोता था, जमीन पे सुला। मैं नहीं जाऊंगा। वो इतना कॉन्फिडेंट है कि टिकट भी कराना है मम्मा कराएगी, जाना भी है मम्मा कराएगी। अभी 10th उसका हो गया, तो 11th में एडमिशन लेना है,
वो मम्मा स्कूल डिसाइड कर देगी, मैं बता दूंगा कि मतलब क्या मुझे चुनना है, पापा से वो नहीं करना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं शायद बहुत उथले स्तर पे बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत बेहतर वो करती हैं। हमेशा लोग कहते हैं ना वो कि एक वो विमर्श में बातें आती हैं कि हम दो लोग बराबर हैं। मैं कहता हो ही नहीं सकते, हम कभी उनके पास तक पहुंच ही नहीं सकते, हम नहीं पहुंच सकते। ये बात मान लेनी होगी चाहे जिस भी तरह से, कि वो जिस तरह से सारी चीजें हैंडल कर लेती हैं ना, हम हैंडल करने पे आए ना तो शायद जिसको हम कहते हैं ना कि नाराज हो जाती हैं, तो गुस्सा कर देती हैं। अगर हमें वो सारी चीजें हैंडल करनी हो तो हम सर पटक लें अपना, हो नहीं सकता सारी चीजें उठ के। सैटरडे हुआ ना तो मुझे ध्यान आएगा ना, याद एक फिल्म देख लेते या एक कहानी पढ़ लेते। सैटरडे हुआ तो प्रियंका को ध्यान आएगा ना कि 5 डेज हो गए, कपड़े रखे हैं उसे वो ठीक कर लेते। ये ध्यान मेरे में क्यों नहीं आया? ठीक है, या आया भी तो वो बहुत कुछ रहता है। बच्चे का टिफिन रात से डिसाइड करना, उसकी चॉइस, उसकी पसंद, बिल्कुल, और मिस नहीं होता, कोई चीज मिस नहीं होती है। लेकिन पुरुषों के हाथ से बाकी चीजें याद भले रहेंगी, लेकिन वो घरेलू चीजों में कई फॉर्चुनेट हो जाते हैं। और वो भी रहता है कि माँ के हाथ का टिफिन, पिता के हाथ का टिफिन वापस भी आता है। ये सबके घर का मतलब घर घर देखा एक लेखा वाला हिसाब किताब है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि प्रियंका के लिए कोई गाना जरूरी है। कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे? कौन सा गाना उन्होंने आपके लिए कभी गाया या आपने उनके लिए गाया होगा? हाँ, ये सवाल में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने जो उनके लिए गाया है वो है मतलब आप गाते भी हैं? नहीं मैं गाता, मेरी आवाज से आपको लग रहा होगा मैं गा नहीं सकता, मैं गाता नहीं हूँ। लेकिन मुझे याद है गाना, फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं मुझको तू है यूं सता, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं मैं जैसे कि माला में धागा, बादल बिजली चंदन पानी, ऐसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। क्या बात है, मैंने बिल्कुल एक शब्द इंटरप्ट नहीं किया। मैं देखना चाहती थी आपको याद है कि नहीं। वो प्रेम पुजारी नीरज साहब ने लिखा है, और ऐसे लगता है कि इन प्रेमी जोड़ों के लिए लिखे हैं, और जब तक दुनिया में प्रेम कायम रहेगा ये गीत याद किया जाता रहेगा। हमारा भी पसंदीदा गाना है। क्या बात, ये बोल सुनते हुए हमें भी अपने दिन याद आ गए। क्या बात। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा
जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार। तो चूंकि हम रेडियो में काम करते हैं तो इसलिए बहुत सारे गाने एक दूसरे के लिए गाए सुनाए जाते हैं। क्या बात है। तो लिख के भी दिए गए। तब तो हमारे साथ फोन नहीं था, चिट्ठियों का जमाना था, तो बहुत सारी चिट्ठियां लिखी जाती थी। तो कोई गाना जो याद हो आपको जो लिख के दिया गया था? वो जो लिख के दिया गया था हमारी डायरी में अभी भी चिपका हुआ। अरे क्या बात, हैंड रिटन, बड़ी सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख के जमा के। चूंकि पता चल गया था कि मुझे कौन से गाने पसंद है, तो उसमें बहुत सारे पसंदीदा गानों में से एक हेमंत कुमार का गाना था, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। तो ये गाना मैं अक्सर गुनगुनाया करती थी। वो गाना पन्ने में दिया, तो पन्ना चूंकि पतला पतला पन्ना होता था, वो जो रजिस्टर वाले नोटबुक के पन्ने होते थे, उस पन्ने पे लिख के तो डायरी में मैंने रखा। तो डायरी में अभी भी सुरक्षित। और हैंड राइटिंग कैसी थी? हैंड राइटिंग वो तो बहुत अच्छी थी अब बिगड़ गई। जैसे जैसे रिश्तों में गांठें लगती जाती, उलझते जाते ऊन के गोले की तरह, वैसे वैसे राइटिंग भी उलझती जाती। पता नहीं आपको शायद ये आप लोग लड़के जानते हैं, लड़कियां जानती हैं कि नहीं, मैं बता दूं एक बात प्रेम पत्र से संबंधित। प्रेम पत्र लिखते समय जहां भी गलतियां हो जाती है ना, तो उसको वैसे नहीं छोड़ा जाता, उसको फिर ना पूरा एक दिल बना दिया जाता है। बिल्कुल रंग के, बिल्कुल। तो अगर पूरी चिट्ठी में 10-12 दिल बने हों तो उसका मतलब है कि उससे बहुत गलतियां होती हैं। ठीक है, वो एक लाइन भी ठीक से लिख नहीं सकता, इसलिए वो काट के दिल बनाता है। वो तो बहुत सारी बातें और थी कि उसमें शेरो शायरी भी ऐड की जाती थी, ढूंढ के शेरो शायरी अपनी मतलब चिट्ठी से जुड़ी हुई। तो चिट्ठी की तो बहुत, तो ये डर था उस समय की, तो शुरुआत में 2M फ्रॉम वो था, पूरा नाम लिखा जाता था। हाँ बिल्कुल, वो तो नामकरण भी हो जाता था हमारे हम लोग तो एक दूसरे का नामकरण भी कर देते थे। और उससे भी पहले तो जो हमने जो देखा है, और हम लोगों के समय तो थोड़ी परिष्कार हो चुका था। हमसे पहले जो हमारे हाथों भी चिट्ठियां भेजी गई थी, प्रेम पत्र, हम भी संवाहक थे कुछ प्रेम पत्रों के। तो हमें पता नहीं होता था, तो हमारे घर में किसी ने कहा कि इसमें क्या लिखा है, बताओ किसकी चिट्ठी है। अरे उनकी चिट्ठी है, भाई की चिट्ठी, उनके नाम
है। अच्छा तो दिखाओ जरा उसमें क्या लिखा। नहीं नहीं हम तो नहीं खोल सकते। अरे मुझे तो किसी ने भाभी ने उठा के खोल दिया और पढ़ दिया, तो उसमें तो क्या क्या लिखा रहता था उस पत्र में। वो सलमा सितारे से लेकर के जाने कौन कौन, हृदय और दिल की रानी और कुछ बहुत कुछ होता था। तो वो भी एक जमाना था। तो यहाँ पर बात थोड़ी सी अलग हो गई, भटक गई, लेकिन ये हमारे जीवन का हिस्सा है तो जरूरी था और प्रणय प्रसंग में बहुत जरूरी है वो छोटे छोटे इमोशंस। अब लेकिन मुझे लगता है वो कम हो रहा है। तो अब यहाँ पर कोई गाना आना चाहिए, बताइए कौन सा गाना है? आपके और हमारे श्रोता सुनेंगे ना जब इसको पूरा, तो वो कहेंगे कि बड़ा अवसादी आदमी, इसके गाने ही सारे पेंसिव मूड के हैं। लेकिन क्या करूं, मुझे गाने ही वैसे याद आ रहे हैं। आविष्कार फिल्म का संभवतः एक गाना मन्ना डे का, हंसने की चाह ने कितना हमें रुलाया है। जी बिल्कुल, बेहतरीन गाना है। बिल्कुल। इतना मुझे रुलाया है, हंसने की चाह ने इतना मुझे रुलाया है। कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। हंसने की चाह ने इतना मुझे रुलाया है। दिल तो उलझा ही रहा जिंदगी की बातों में, सांसें चलती हैं कभी कभी रातों में। किसी की आह पर तारों को प्यार आया है। कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। हंसने की चाह ने इतना मुझे रुलाया है। सपने चलते ही रहे रोज नई राहों से। कोई फिसला है अभी अभी बाहों से। किसकी ये आहटें, ये कौन मुस्कुराया है। कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। हंसने की चाह ने इतना मुझे रुलाया है। अब चलते चलते आपकी एक बात रह गई है, वो है काला पैसा और कातिल। इसका ऑडियो भी बना है जी, तो वो क्या है? दरअसल जैसे जैसे लिखने की विधा चेंज होती गई ना, ये किताबें अपने भौतिक रूप से सिमटते हुए ई बुक में आई और ई बुक के बाद वो किताबें ऑडियो माध्यम में गई। ऑडियो माध्यम वह माध्यम जो पहले भी था, हमारा रेडियो पूरा का पूरा ऑडियो माध्यम ही है और हमने कितनी सारी कहानियां रेडियो पे सुनी है। मुझे ध्यान आता है ताजमहल का टेंडर, एक बहुत हिट नाटक रहा यहाँ का। तो दरअसल आप उसको यूं ही समझिए कि
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 1-1.5 घंटे का सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, और किताबें प्रचलन से दूर हो गई हैं, या किताब अब उतने फिजिबल नहीं रहे हैं कि हम लोकल मेट्रो में बैठ के और पढ़ सकें, तो अब लोग कानों में लगाते हैं और कहानियां सुन जाते हैं। दरअसल जो कहानियों का हमारा प्रिमिटिव मेथड था कहानियां सुनने वाला, वो है ऑडियो बुक, जिसमें आप एक कहानी लिखते हैं और कहानी लिखते समय ध्यान रखते हैं कि कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसमें म्यूजिक का, साउंड का ज्यादा इफेक्ट। तो Amazon Audible अभी इंडिया की सबसे बड़ी मतलब ऑडियो बुक कंपनी है जो ऑडियो बुक रिलीज करती है, बनाती है। उसके लिए मैंने काला पैसा, दूसरी एक और कहानी देखी, मैं भूल रहा हूँ नाम ही, कातिल, हाँ कातिल कौन, या कातिल कौन और काला पैसा, दो मैंने ऑडियो सीरीज लिखी जो कि कहानियां सुनने के माध्यम से सुनी जाती हैं। ये इसका बेसिकली उस तरह का कोई साहित्यिक महत्व नहीं होता, क्योंकि लोगों को सुनना है तो उस तरह की कहानी होती जो थ्रिल में जाए, सस्पेंस में जाए, हॉरर में जाए, वो कहानियां हैं। अच्छे पैसे मिलते हैं इन कहानियों को लिखने के या ऑडियो। तो एक समय के बाद जब आप कमर्शियल राइटिंग में जाते हैं और आपको दिखता है कि पैसे हैं तो आप लिखते ही हैं, और ये एक अच्छा अनुभव भी रहा मेरे लिए लिखना। इस अनुभव ने, आप अगर मैं तोड़ के बताऊं तो ये एक पुल है साहित्य और स्क्रीन प्ले के बीच का। आपको यहाँ पता चलता है कि स्क्रीन प्ले आपको कैसे लिखना, तो वो कहानियां काला पैसा बढ़िया। और तो बड़ी ही दिलचस्प बातें हुई और हमें लगता है कि काफी बातें हो गई, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि और बातें आपसे करते जाएं। चलते चलते कुछ खास बात कहना चाहेंगे श्रोताओं से जो इस दुनिया में, वेब सीरीज की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आना चाहते हैं? जी बिल्कुल। 2-3 बातों का ध्यान रखें मेरे सारे लेखक, भावी लेखक, साथी लेखक, कि मुंबई को माया नगरी इसीलिए कहते हैं कि यहाँ आपकी कोई भी मीटिंग जो है वो फेल नहीं होती। जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है कि फिल्में कल ही बन जाएंगी। लोग इतने प्यार, सौहार्द, इतने खुशी से मिलते हैं कि आपको लगता है कि कहानी आपकी चली गई और कल ही फिल्म बन जाएगी। लेकिन फिल्म बनना एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया कई चरणों में होती है। कहीं भी यह प्रक्रिया रुक सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा ना उत्साहित होना है ना हतोत्साहित होना है। काम की कीमत लेनी है, यह भी नहीं कि किसी ने कह दिया कि आपकी किताब पे फिल्म बना रहे हैं तो आप उसको इस खुशी में कि फिल्म बन रही है मुफ्त में दे दें। और स्क्रीन प्ले का ग्रामर सीखें, स्क्रीन प्ले का ग्रामर सीखें, कैसे स्क्रीन प्ले लिखा जाता है वो सीखें और प्रयास करें कि इस तरह भी सफलता मिले। जी सत्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेहद दिलचस्प बातें आपने साझा की और ये जो वेब सीरीज से जुड़ी हुई बारीकियां, फिल्मी दुनिया के लेखन की बारीकियां, स्क्रीन प्ले से जुड़ी हुई बारीकियां आपने हमारे श्रोताओं को बताई। जो भी इस दुनिया में आना चाहते होंगे उन्हें बहुत फायदा मिलेगा और इतनी सारी यादें साझा की। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत शुक्रिया ममता जी। आपके साथ और विविध भारती के साथ जुड़कर बातें करना हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है। मुझे भी इस बातचीत से बहुत ज्ञानवर्धन हुआ, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। एक बात रह गई थी, किन लोगों को पढ़ते हैं, फिर लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, तो आप बताइए कि किन लोगों को आप पढ़ते, किन लेखकों को पढ़ते हैं, या कौन सी किताबें ज्यादा पसंद करते पढ़ना है? ममता जी, मैं हमेशा से एक बात को बोस्ट करता रहा हूँ, पता नहीं यहाँ भी कर ही लूं, लिखता जितना भी हूँ या जैसा भी हूँ मैं पढ़ता हूँ। तो मुझे नए लोगों को भी पढ़ता हूँ, मैं पुराने लोगों को भी पढ़ता रहा हूँ। और उसमें फिर मैं ये कोताही भी नहीं करता कि मैं किताबें यहाँ की हैं या सरहद पारी हैं या विदेशी हैं, जहाँ की भी किताबें। मेरे पसंदीदा लेखकों में कृष्ण चंद्र हैं। मुझे लगता है कि आमूल पढ़ चुका हूँ, वो भी किताबें पढ़ चुका हूँ जो इस देश में नहीं छपी, सरहद पार छपी। भगवती चरण वर्मा को मैं बहुत पसंद करता हूँ, डॉक्टर राही मासूम रजा को मैंने पढ़ा है। नए लोगों में मैंने नीलोत्पल मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लिखते हैं। प्रवीण झा बहुत अच्छा लिखते हैं। ममता सिंह की किताब है अलाव पर कोख, वो किताब मुझे बहुत पसंद है। दूसरी किताब आपकी जो आई है वो भी मैं जल्द ही पढ़ूंगा, बीज और आकाश। उसका कंटेंट ही मुझे बहुत उत्साहित कर रहा है। किरकिरी की कुछ कहानियां आपने जिक्र, किरकिरी की कहानियां, जी किरकिरी की कहानियां भी मैंने पढ़ी। मुझे लगता है किरकिरी पे मैंने लिखा भी था, तो मैं पढ़ता हूँ। और पोएट्री में भी काफी इंटरेस्ट है, तो परवीन शाकिर को पढ़ता हूँ, फैज अहमद फैज को पढ़ता हूँ, अहमद फराज को पढ़ता, निदा फाजली साहब को पढ़ता हूँ। इतना है। बाकी मैं जरूर कहूंगा जो भी पाठक लेखक बनने को प्रयत्नशील या प्रयत्न करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, उन्हें खूब पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है पढ़ना। बहुत शुक्रिया सत्या, नमस्कार। बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
विविध भारती की गीत माला, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।